वेलकम टू सिलेबस रीडर। जो हमारी इकोनॉमिक की डेली सीरीज चल रही है, इकोनॉमिक की क्लासेस जो चल रही है, उसमें आज हम बात करेंगे डेफिसिट की। डेफिसिट यानी घाटा। तो घाटा क्या होता है? जब किसी सरकार की जो सरकार बजट पेश करती है, उसका जो बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो उसमें जब अर्निंग्स होती है वो उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा, यानी मतलब जो आय आ रही है वो जो उसके खर्चे हैं, ठीक है, तो खर्चे ज्यादा हो जाए और आय कम हो जाए तो उसे कहते हैं डेफिसिट। यानी वहां पे क्या होगा? घाटा होगा। एक सिंपल सी बात समझते हैं कि परिवार में भी अगर हम 50,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, और अचानक से हमारे ऊपर क्या हुआ कि हमें 70,000 खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, किसी वजह से हमें 70,000 का खर्चा है, तो वो 70,000 जो खर्चा है, तो ये जो 20,000 का जो डिफरेंस है हमारी आय और ये जो आय और खर्चे में, ये जो 20,000 का डिफरेंस है, यानी 20,000 रुपए हमारे पास कम है, ये निगेटिव डिफरेंस है, इसी को कहते हैं डेफिसिट। इसी को कहते हैं डेफिसिट यानी घाटा, ठीक है, घाटा। तो अब जब ये घाटा बजट में हो, ऐसा बजट जो कि जिसमें आय कम हो और खर्चे ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, यानी जीडीपी कम हो और उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो क्या करेंगे? तो वो बजट जो है वो फिजिकल फाइनेंसिंग कहलाता है। फिजिकल फाइनेंसिंग जो बजट होता है उसका मतलब होता है कि जो घाटे का बजट, फिजिकल फाइनेंसिंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है घाटे का बजट। तो घाटे के बजट में अब जब बजट की बात होती है तो बजट में 3 प्रकार के घाटे बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये क्या होता है? ये होता है राजस्व घाटा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। दूसरा जिस प्रकार के घाटे का जो उल्लेख हुआ है वो है फिजिकल डेफिसिट। तो ये है राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा की हम बात कर रहे हैं। तीसरा जो है ये प्राइमरी डेफिसिट की बात होती है। ये है प्राथमिक घाटा। और एक और प्रकार का सब क्लॉज जोड़ा गया है जो कि इफेक्टिव, एक वर्ड हम लोग सुनते हैं अक्सर, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो जो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये 3 घाटे की बात होती है जो हमारे बजट में जो 3 प्रकार के घाटे देखने को मिलते हैं। ठीक है, होता क्या क्या है अब चलते हैं पहले रेवेन्यू डेफिसिट पे। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सबसे पहले रेवेन्यू समझिए। रेवेन्यू को अगर हम देखा जाए तो 2 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो हमारा एसेट क्या होता है, एसेट, और रेवेन्यू। एसेट क्या है कि जो भी हम एसेट बना लें, घर पे मान लीजिए हमारे पास पैसा आ रहा है, हमने सोना खरीद के रख लिया, जमीन खरीद ली, ये चीजें एसेट हैं। तो अब गवर्नमेंट के लिए एसेट क्या होंगे? जैसे पीएसयूज हुए या फिर बहुत सारी चीजें, पीएसयूज हुए, बॉन्ड्स हुए, गोल्ड रिजर्व हुआ, ये सब इसके एसेट हैं। किसके एसेट हैं? गवर्नमेंट के। ठीक है, और रेवेन्यू क्या हुआ? रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टैक्स से और ऐसी चीजों से जिससे मतलब कि अर्निंग हो रही है, जिस उपक्रम से अर्निंग हो रही है, चाहे वो टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, ये जो अर्निंग हो रही है ये कहलाती है, जो है रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, एसेट हमारे क्या हुए? एसेट भी आपको समझ में आ गया होगा एक एग्जांपल की वजह से के जरिए, और रेवेन्यू भी आपको समझ में आ गई होगी। तो
रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो राजस्व घाटे की अगर जो बात करते हैं तो किसी भी सरकार को चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस लगते हैं। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन उसका चल रहा है, जो प्रशासन चल रहा है, प्रशासन के जो खर्चे होते हैं, मान लीजिए कर्मचारियों को जो है क्या कहते हैं, जो सैलरी देनी है, या कुछ भी जो फ्यूल मतलब जो उनको कन्वेंशन का पैसा देना है, कन्वेंस का पैसा देना है, या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर जो एक ऑफिस को रन करने के लिए जा रहा है, तो वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, रेवेन्यू व्यय में, मतलब राजस्व व्यय में आता है। तो जब राजस्व आय यानी रेवेन्यू की जो अर्निंग है वो एक्सपेंडिचर से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा कम है, एक्सपेंडिचर से कम है, तो यहां पे क्या होगा, ये होगा रेवेन्यू डेफिसिट का केस, यानी राजस्व घाटे का केस होगा ये। ठीक है, राजस्व घाटा होगा यहां। सिंपल सी बात है। अभी एक सब बात समझिए कि अगर जो टैक्स से पैसा आ रहा है या फिर टोटल जो सकल कमाई हो रही है सरकार की, वो जो कमाई है, अगर वो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है सरकार, ठीक है, उसका वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो दिखा आया है उससे ज्यादा है अगर एक्सपेंडिचर किससे, कमाई से, तो जो चीज जो दोनों के बीच का अंतर होगा उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, यानी राजस्व घाटा कहेंगे। तो चलते हैं अब फिजिकल घाटा, फिजिकल डेफिसिट की तरफ, यानी राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, कोषीय घाटा क्या होता है, घाटा क्या होता है, या फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, क्या होता है। तो फिजिकल डेफिसिट की जो बात हम करेंगे, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी पे बात की जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उस पे बात की जाती है, यानी सरकार की कुल कमाई, कुल जीडीपी का, अगर कुल जीडीपी जो है, कुल जीडीपी कुल एक्सपेंडिचर से जो अर्निंग है, वो अगर एक्सपेंडिचर से कम हो तो जो है वहां होता है फिजिकल डेफिसिट। तो क्या फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो हमेशा खराब है? नहीं, नहीं। क्यों? फिजिकल डेफिसिट अगर कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है, तो जो है कि इसको ये माना जा सकता है कि हमारी जो इकोनॉमी है या देश की जो इकोनॉमी है वो प्रोग्रेसिव है, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो वेल्थ क्रिएशन की जगह वेल्थ क्रिएशन और एसेट क्रिएशन में जा रहा है, यानी उससे एसेट बनाए जा रहे हैं, एसेट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक लिमिटेड पे, ठीक है, अब इसके पीछे, लेकिन अगर जो राजकोषीय घाटा कंट्रोल मैनर में नहीं होके बहुत ज्यादा गैप क्रिएट कर रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। इसके लिए 2003 में एक एक्ट आया, फाइनेंस फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट एक्ट। इसमें क्या किया गया, इसमें इस घाटे को कहा गया कि ये जीडीपी का, सरकार जीडीपी का 3% रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, 3% ऑफ जीडीपी की रखने की कोशिश करेगी, ये चीज कही गई। ठीक है, ओके। तो अभी हमने देखा तो 2016 में इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है एनके सिंह कमेटी। एनके सिंह कमेटी, इसको लीड किया था एनके सिंह ने। ठीक है, तो और ये जो है इस कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन दिया कि जीडीपी का 3% फिजिकल डेफिसिट रखने का सरकार प्रयास करे। ठीक है, सरकार 3% रखने का प्रयास करे। कुछ पॉइंट्स हैं जो
हमें देखने चाहिए कि ठीक है कि इसका फार्मूला क्या होता है फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने का। तो डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए एक जो है क्या कहते हैं, एक जो फार्मूला यूज किया जाता है वो है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट जो कि रेवेन्यू और कैपिटल। अब ये देखिए यहां पे कैपिटल आया, कैपिटल जो वर्ड है ये एसेट से है। एसेट, जो एसेट जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल है। ये कैपिटल हमारा एसेट है, ठीक है। तो उससे जो अर्निंग है माइनस जो एक्सपेंडिचर हुआ है माइनस टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट से, रेवेन्यू से, रिकवरी ऑफ लोन से और जो है अदर रिसिप्ट से जो जनरेशन हो रही है वो है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए इस पे जो इस पूरे टोटल में कहीं पे भी जो हम एक्सटर्नल लोन लेंगे इस फिजिकल डेफिसिट को के गैप को कवर अप करने के लिए जो हमने लोन दे रखा है वो जो है कभी भी गवर्नमेंट की अर्निंग में नहीं जुड़ेगी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, अगर हम इस राजकोषीय घाटे को मतलब जो घाटा हुआ है उसको बराबर करने के लिए मान लीजिए हम कोई एक्सटर्नल लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो जो लोन अमाउंट है वो गवर्नमेंट की अर्निंग में नहीं इंक्लूड होगा। फिर से क्लियर कर लीजिए कि जो लोन है एक्सटर्नल वो गवर्नमेंट की अर्निंग में नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, ये चीजें, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब हम अगला देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, यानी प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, सबसे बड़ी बात कुछ नहीं है, फिजिकल डेफिसिट जो होता है, फिजिकल डेफिसिट का हमने फॉर्मूला देखा। फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट है, देखिए अगर राजकोषीय घाटे में कोई बजट चल रहा है तो ये मान के चलिए कि जो कभी लोन लिया होगा उस घाटे को बैलेंस करने के लिए या कुछ भी एक्सटर्नल लोन लिया होगा, तो वो जो है जो ये फिजिकल डेफिसिट में जो क्या कहते हैं, अगर जो उसका जो इंटरेस्ट रीपे करना है वो अगर हटा दिया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, प्राथमिक घाटा यानी पीडी, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू एफडी, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अब देखिए, अब आप ये समझिए, अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है, पीडी इक्वल टू 0, समझिए प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास 0 है, तो प्राइमरी डेफिसिट जब 0 हो जाएगा तो एफडी इक्वल टू इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, एफडी इक्वल टू इंटरेस्ट हो जाएगा। तो एफडी इक्वल टू इंटरेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट अगर एफडी इक्वल टू इंटरेस्ट हो जा रहा है तो क्या कंडीशन होगी, आप ये समझिए, मतलब जो सरकार इस समय वित्तीय बजट यानी बजट पेश कर रही है उसने किसी भी प्रकार का लोन नहीं ले रखा, वो सिर्फ पुराने लोन की भरपाई कर रही है, जिसकी वजह से
हमारा जो इकोनॉमिकल मतलब जो है, अभी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। और अगर पीडी इक्वल टू एफडी हो जाए, मान लीजिए इंटरेस्ट जो 0 हो जाए, तो ठीक है, ये भी कंडीशन ठीक है कि हमारा जो प्राइमरी घाटा है वो एफडी मतलब फिजिकल डिफिसिट के बराबर हो गया है, मतलब जो है हमारे पास कोई लोन बचा नहीं है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे हम चलते हैं, यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब ये स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू जो उसे मिला है, चाहे वो किसी भी प्रकार से लोन के प्रकार से मिला हो या गवर्नमेंट ने एड प्रोवाइड करी हो या जो भी मिला हो, उससे जब ये एसेट क्रिएशन करने लगे, एसेट क्रिएट कर रही है। मान लीजिए कि हमारे घर में हम एक दफ्तर में हैं, दफ्तर के रोजमर्रा के कामों में ही हमें क्या है कि एक कमरा और बनवाना पड़ गया, तो वो हम क्या किए, वो तो हम एसेट क्रिएट किए, लेकिन हमें वो एक्सपेंडिचर कहां से मिला? हमने वो एक्सपेंडिचर लिया रेवेन्यू से। तो इस प्रकार से जो घाटा उत्पन्न होगा वो कहलाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो अब एक चीज और देखते हैं, कुछ पॉइंट्स। तो गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट को काउंटर करने के लिए क्या करती है? तो वेल्थ क्रिएट करेगी, ठीक है। तो डाइल्यूशन एक चीज होती है कि वो अपने एसेट डाइल्यूट करे, मतलब पीएसयू के कुछ शेयर्स बेचे या कुछ भी इस तरीके के बॉन्ड लाए, टी बिल लाए, कुछ भी लाए। टी बिल इज अ ट्रेजरी बिल होता है। तो इस तरीके से वो किसी भी तरीके से वो वेल्थ क्रिएट करे। सेकेंड ऑप्शन होता है लोन ले, जो एसेट हैं उस पे वो बॉडीज से लोन ले, एक्सटर्नल बॉडीज से लोन ले, या आरबीआई के पास जाए, कहे कि हमें पैसा दीजिए, ठीक है, या एक्सटर्नली लोन ले। तो ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से वर्क करती हैं, इसको डाइल्यूट करने का ये तरीका है। और अगर फिर से एक चीज कहना चाहूंगा कि फिजिकल डेफिसिट अगर कंट्रोल्ड मैनर में है, ठीक है, तो वो एसेट क्रिएशन की तरफ इशारा करता है कि भैया सरकार जो है वो जनहित में कार्य कर रही है, एसेट क्रिएट कर रही है। तो अगर ये कंट्रोल्ड मैनर में है तो जॉब की क्रिएशन होती है, एसेट की क्रिएशन होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कंट्रोल्ड मैनर में है तब तो अच्छा है, ठीक है। तो ये थी 3 प्रकार के डेफिसिट जिसका कि बजट में उल्लेख होता है, और जो हमने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखा है वो भी यूज किया जाता है, वो टर्म भी यूज किया जाता है। तो ये मेन टर्म थे जो कि घाटे के लिए, यानी राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।